हाँ जी, आइए फिर से प्रकृति में आइए। क्या था हमारा? अब अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति अनुमिति पद से लेनी है। चलिए, ये सब बातें हो गए, अब आगे चलना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये थोड़ी आवाज़ इधर से आ रही है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ी देर इधर उधर होगा। तो अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु ये कह दिया। अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति अनुमिति पद से लेनी है। तो अब उस अनुमिति से वही ली, उसका हेतु कौन है? व्याप्ति ज्ञान है कि नहीं है? हाँ, तो अनुमिति से ली अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति, और तादृश अनुमितो हेतु कः अस्ति? व्याप्ति ज्ञानम। तादृश व्याप्ति ज्ञानस्य विषयीभूता का सा का इति प्रश्न। बात समझ में आई? ध्यान केवल इतना ही देना है आपको, अनुमिति पद से यहाँ पर सामान्य अनुमिति नहीं लेनी है। पर्वत वन्य अनुमिति, पर्वत निष्ठ वन्य अनुमिति, या घटानुमिति, पटानुमिति, रूपानुमिति, कोई अनुमिति नहीं लेनी है। अभी तो कौन सी लेनी है? अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति ही लेनी है, जिसका आकार होगा अनुमानम प्रमाणम। बस बस बस, अनुमिति का आकार। अरे, अनुमिति का आकार में कहाँ हेतु आता है? बस इतना ही हुआ ना। ये प्रमितिकरण का अवच्छेदक तो अनुमान का स्थल बोलेंगे तब। अनुमिति का आकार तो इतना ही हुआ ना, गड़बड़ मत करिए ध्यान से। तो चलिए, यही हुआ। तो अनुमिति से हुआ अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति तादृश अनुमितो यो ही हेतु का अस्ति व्याप्ति ज्ञानम। तादृश व्याप्ति ज्ञानस्य विषयीभूता व्याप्ति ही का इति प्रश्न। ठीक हुआ। अब हमको देखना है कि ऐसा करने पर, अनुमिति से ऐसी विशेष अनुमिति लेने पर कैसे संगति बैठ गई, यहाँ पर उपोद्घात संगति कैसे हो गई, ये देखना है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर अनुमिति से अनुमिति सामान्य को न लेकर अनुमिति विशेष को लिया है, अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति को लिया। क्यों लिया है? क्योंकि हमको यहाँ पर उपोद्घात संगति बतानी है। ठीक है ना। तो उपोद्घात संगति अब कैसे होगी ये भी तो देखना है। केवल कह देने से थोड़ी ना होगा अनुमिति ये ले लीजिए तो उसका हेतु व्याप्ति ज्ञान है तो उपोद्घात संगति हो गए, ऐसे तो होगा नहीं। तो अभी वो सब बातें आएगी कैसे उपोद्घात संगति होगी। लेकिन उपोद्घात संगति तभी होगी जब अनुमिति पद से आप एक विशेष अनुमिति को लेंगे, जो कि आपको बताई दी गई है, अनुमानम प्रमाणम, मतलब अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु। अब आपको पूरे का वाक्यार्थ बोध बोलना हो, मूल पंक्ति का जिज्ञासा वाक्य का यदि वाक्यार्थ बोध आपको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु भूतम यद व्याप्ति ज्ञानम तद व्याप्ति ज्ञानस्य विषयी भूता व्याप्ति ही का। देखिए फिर से, अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु भूतम यद व्याप्ति ज्ञानम तद विषयी भूता व्याप्ति ही का। ये प्रश्न बन गया। आया कि नहीं आया? और कुछ काम नहीं किया है, केवल अनुमिति से वो विशेष अनुमिति को लिया, बाकी वही सब है। ठीक हुआ। क्या बोलेंगे? अनुमान निष्ठ प्रामाण्यानुमिति हेतु भूतम यद व्याप्ति ज्ञानम तद विषयी भूता व्याप्ति ही का। ये अर्थ हो गया। आया समझ में? अर्थ समझ रहे कि नहीं समझ रहे मूल पंक्ति का? चलिए समझ रहे। अब ये मूल पंक्ति का अर्थ हो गया। अब विशेष विवेचन उसकी वो मासुरी जब आएगी तो करेंगे, अभी इतने छोड़िए। लेकिन ध्यान देना है, अनुमिति करके आपको एक विशेष अनुमिति को लेना है। ठीक है ना। और यहाँ पर पूर्व ग्रंथ के साथ ही पंचलक्षणी जो चिंतामणि ग्रंथ है उसकी क्या संगति हो रही है? उपोद्घात संगति हो रही है। ठीक है ना। उपोद्घात संगति का लक्षण लिखना हो तो लिख लीजिए, शायद इसके पहले कहीं प्रयोग में नहीं आई है तो उसका लक्षण लिख लीजिए। चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम, चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम विदुर्बुधाः।
ठीक है ना। उपोदघातम विदुः, किसको विदुः? तो चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम, प्रकृत सिद्ध्यर्थाम चिंताम उपोदघातम विदुः, बुधाः पंडिताः विदुः। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। और दूसरा, ये तो श्लोकात्मक पंक्ति की तरह है, एक और लिख लीजिए जिससे सरल हो जाए। प्रकृत सिद्ध्यनुकूल चिंता विषयत्वम, क्या? प्रकृत चिंता विषयत्वम उपोदघात संगतेः लक्षणम। प्रकृत सिद्ध्यनुकूल चिंता विषयत्वम, आई बात समझ में? उपोदघात संगतेः लक्षणम। ठीक, चलिए अब आइए प्रकृति में माथुरी में आइए। अब ये लक्षण सब घटाएंगे जब माथुरी में, जब उपोदघात संगति के बारे में बताएंगे तब आपको साफ साफ अभी बताएंगे। ठीक है ना। अभी अनुपद आ ही रहा है, हम लोग थोड़ा यहाँ देख ले पंक्ति को उसकी माथुरी की। तो चलिए, ये पंक्ति हो गई मूल की चिंतामणि ग्रंथ की। नन्वनुमिति हेतु व्याप्ति ज्ञान है, का व्याप्ति है। अब उस जो चिंतामणि ग्रंथ की वो जिज्ञासा वाक्य है, उसका अवतरण बना रहे कौन? मथुरानाथ। ठीक है ना। वो जो जिज्ञासा वाक्य है उसका अवतरण बना रहे हैं मथुरानाथ जो है, वो अपनी माथुरी में अवतरण बना रहे, जो कि उन्होंने लिखा है। पढ़िए अश्विनी जी, JNU वाले। हाँ, नन्वित्यादिना, बस यहाँ तक एक पूरा वाक्य है। देखिए, नन्वित्यादिना वो प्रतीक लिया है चिंतामणि ग्रंथ का। ठीक है ना। ये किसकी पंक्ति है? अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य, किसने लिखा है? हाँ, माथुरी में लिखा है, मथुरानाथ जी ने लिखा है। ये सब पता होना चाहिए, वरना उसमें अंतर समझ ही कर नहीं पाएंगे कि भाई कौन सा माथुरी का ग्रंथ है, कौन सा चिंतामणि मूल ग्रंथ है। तो इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। और बाद में सब लोग वो अच्छी वाली PDF कोई हो तो, जैसे वो महाराज जी ने एक भेजी है, किसी के पास ना हो तो भेज दूंगा बाद में। ठीक है ना। उसी से देखिएगा, उसमें साफ साफ अलग समझ में आएगा। अभी एक PDF है जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा मूल ग्रंथ है, कौन सा वो है। तो चलिए, कोई बात नहीं, माथुरी हमको देखनी है। तो अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते। ठीक है ना। अब अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य, देखिए वही आया, अनुमान में प्रामाण्य का निरूपण करके। निरूप्य मतलब क्या? निरूपण करके। ठीक है ना। पहले हिंदी में सरल अर्थ समझ लीजिए, फिर विशेष शब्द को इसका देखेंगे। अनुमान के प्रामाण्य का निरूपण करके। ठीक है ना। अनुमान में प्रामाण्य की सिद्धि करके, निरूपण करके व्याप्ति स्वरूप का निरूपण आरंभ कर रहे हैं नन्वित्यादि ग्रंथ से। कौन कर रहा है? बात तेरी के। हाँ, गंगेशोपाध्याय आरभते नन्वित्यादि ना। नन्वित्यादि ग्रंथ किसने लिखा है? तो फिर उसका अवतरण है ना। आरभते क्रिया का कर्ता कौन होगा? हाँ, क्योंकि वही आरभते, उन्होंने ही तो नन्वित्यादि ग्रंथ लिखा है। उन्होंने ही पहले चिंतामणि ग्रंथ में अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात् इत्यादि अनुमानों के द्वारा अनुमान का प्रामाण्य निरूपण किया। उसके बाद निरूपण करके उन्होंने ही व्याप्ति निरूपण का आरंभ किया है अभी नन्वित्यादि ग्रंथ के द्वारा। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आरभते क्रिया का कर्ता कौन हुआ? ये हुआ। ठीक है ना। ये पंक्ति भले किसी ने लिखी हो, लेकिन आरभते आरंभ किसने किया है ग्रंथ का? तो नन्वित्यादि ग्रंथ से गंगेशोपाध्याय ने आरंभ किया है। बात समझ में आई? तो ये तो आपका मूल पंक्ति क्या उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर कुछ मतलब क्या पहले था और किसका निरूपण कर रहे हैं। उन्होंने संगति की तरह छोटे में बता दिया कि पहले अनुमान का प्रामाण्य का निरूपण किया था, उसके बाद व्याप्ति स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं तो नन्वित्यादि ग्रंथ से। तो ये मूल पंक्ति का सामान्य अर्थ समझ में आया मथुरानाथ की प्रथम पंक्ति का। ठीक, तो ये प्रथम पंक्ति का सरल अर्थ हो गया। अब देखिए, इसमें थोड़ा विशेष शब्द बोध करिए
क्योंकि कोई भी न्याय का ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, प्रथम पंक्ति हो तो उसका विशेष रूप से शब्दबोध किया जाता है ना। जैसे नन अनुमिति हेतु का तो वैसे हम संक्षेप में ही समझे, सप्तमी का विषयत्व अर्थ है, फिर वहाँ कर्मधारय समास क्या क्या है, फिर अनुमिति से किसको लेना है, सब जोड़ के एक बनाए थे ना। क्या बनाए थे करण जी बताइए। हाँ, ये हमने बताया था, ठीक है ना। अब हमको आगे देखना, अब इसमें भी ऐसे देखना है। और तो आप समझ गए, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य व्याप्ति स्वरूप निरूपण आरभते नन्व इत्यादि ना। अब देखिए इसमें निरूप्य जो है शब्द, उसमें प्राय सब लोग जितने जुड़े हुए हैं सब लोग व्याकरण जानते हैं, ठीक है ना। यदि कहीं समस्या आती है तो आप बता सकते हैं, कहीं पर भी रोक सकते। निरूप्य में नी पूर्वक रूप धातु से ल्यप प्रत्यय की त्वा प्रत्यय किया गया है, त्वा के स्थान में ल्यप हुआ, तो ऐसा समझ के चलिए नी पूर्वक रूप धातु के बाद में क्या ल्यप प्रत्यय है, ल्यप का यह बचा है तो निरूप्य बना है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो त्वा के स्थान में हुआ, जैसे भुक्त्वा व्रजति हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मतलब भोजन करके जाता है। उसी तरह निरूप्य मतलब निरूपण करके। बात समझ में आई। अब इसमें ध्यान दीजिए, नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ है ज्ञानानुकूल व्यापार। क्या है, ठीक है ना। आज प्रथम दिन है और थोड़ा शुरुआत का ग्रंथ है तो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ध्यान से सब लोग वो एक बार उनको तो पढ़ाए थे, तो शायद वो अश्विनी जी आपको पहले से पढ़ाए थे क्या। हाँ, थोड़ा शुरुआत से ही था, तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखिए, दूसरी बार अच्छे हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ है ज्ञानानुकूल व्यापार, और इस बार हम कुछ विशेष रूप से विचार करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से, यदि कुछ समस्या आए तो तुरंत बता दीजिएगा, बड़ा शब्दबोध करना है इसका। नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ है ज्ञानानुकूल व्यापार, ठीक हुआ। ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता है ध्वंसकालीनत्वम। क्या होता है, ठीक है ना, ध्वंसकालीनत्वम ऐसा करते हैं ल्यप प्रत्यय का अर्थ। जैसे हम कहते हैं ना भुक्त्वा व्रजति, तो उसमें भी देखिए त्वा का अर्थ या ल्यप का अर्थ एक ही होगा, क्योंकि त्वा के स्थान में ही ल्यप होता है, ठीक है ना। तो त्वा का जो अर्थ है वही तो ल्यप का होगा, क्या अर्थ बदल जाएगा। अरे आपने ज्ञानम प्रथमा एक वचन में सु के स्थान में हम किया, तो सु का जो अर्थ था वही तो क्या आम का अर्थ रहेगा, ठीक है ना। टा के स्थान में ही किया तो टा का अर्थ जो करण था वही तो अर्थ इनका रहेगा, कि बदल जाएगा। वही त्वा का अर्थ है ध्वंसकालीनत्वम, वही लप का भी अर्थ होगा, क्योंकि लप के स्थान में त्वा के स्थान में ही आदेश हुआ है, ठीक। तो ध्वंसकालीनत्व अर्थ हो गया। तो भुक्त्वा व्रजति में जैसे देखे भोजन क्रिया का ध्वंसकालीन व्रजन, ठीक है ना, मतलब व्रजन क्रिया कैसी है, भोजन क्रिया की ध्वंसकालीन है, मतलब भोजन क्रिया का ध्वंस हो गया, बाद में यदि व्रजन क्रिया हुई है, मतलब उसका ध्वंस होने के बाद ध्वंस काल में यदि वो है तभी भुक्त्वा बोला जाएगा। भोजन करते करते मान लीजिए कोई आदमी खाते खाते जा रहा है गधा, तो वहां पर भुक्त्वा व्रजति नहीं होता, ठीक है ना, वहां क्षत्रिय प्रत्यय होगा, भाई खाते खाते जा रहा। लेकिन कब, जब पूर्व वाली क्रिया का ध्वंस हो गया होगा, मतलब भोजन क्रिया का, भोजन का ध्वंस नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि भोजन को तोड़ मरोड़ दिया, रोटी को तोड़ के चला गया, ऐसा नहीं। भोजन मतलब भोजन क्रिया समझिए, भोजन क्रिया के ध्वंसकालीन व्रजन, ऐसा अर्थ बोध होता है कि नहीं होता है, भुक्त्वा व्रजति, ठीक है ना। व्रजति में वर्तमान काल है तो वर्तमान कालिकम व्रजनम, मतलब गमनानुकूल उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार भुक्त्वा गच्छति, मतलब क्या, भोजन क्रिया ध्वंसकालीन वर्तमान कालिक उत्तर ध्वंसकालिक सीधा बोलिए ना, उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, ऐसा होगा ना। संक्षेप में करिए, बाकी उसमें बहुत कुछ जुड़ता है, मैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन ध्वंसकालीन समझ में आया कि नहीं आया। भोजन क्रिया का ध्वंसकालीन उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, ठीक हुआ। ये त्वा का और ल्यप का अर्थ होता है ध्वंसकालीनत्व,
तो चलिए उसको देखते हैं। नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ क्या हुआ? ज्ञानानुकूलो व्यापार, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अभी समय 6 बजे से मुझे थोड़ा काम है, तो 10-15 मिनट ही है, तो जितना हो सके उतना करते हैं, बाकी का शब्द बोल बाद में करेंगे, लेकिन इसको विस्तार से करना है। अभी थोड़ा संक्षेप में करवा दूं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन बढ़िया से इसको करना है और तैयार करना है। चलिए, अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य है ना, तो नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ हो गया ज्ञानानुकूलो व्यापार। अनुकूल का अर्थ होता है जनक, घबराना नहीं है। अनुकूल को सुन किए नहीं कि क्या अनुकूल करना है, अनुकूल मतलब जनक, ठीक है ना, मतलब ज्ञान जनको व्यापार, ज्ञानानुकूलो व्यापार कहिए, ज्ञान जनको व्यापार, ठीक है। अब ज्ञानानुकूलो व्यापार क्या होगा, मतलब ज्ञान जनक व्यापार क्या होगा? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार होगा। जैसे मैं अभी शब्द प्रयोग कर रहा हूं तभी तो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान का जनक व्यापार कौन होता है? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, ठीक है ना। फिर चाहे वो लेखनात्मक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बोलना ही होता है। मैं मान लीजिए एक पेज में सब लिख के रख दूं अपने स्टेटस में, तो भी तो ज्ञान हो जाएगा। तो मतलब शब्द प्रयोगात्मक, चाहे फिर वो लिख के करिए, चाहे कैसे भी करिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी सामान्य रूप से हम शब्द प्रयोगात्मक व्यापार को समझते हैं, ठीक है ना, ज्ञानानुकूल व्यापार करके, ठीक। तो निपूर्वक रूप धातु का अर्थ हुआ ज्ञानानुकूल व्यापार, और व्यापार कौन से कैसा व्यापार है? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, ठीक हुआ। चलिए, अब अनुमान प्रामाण्यम है। अनुमान प्रामाण्यम में आपको दिख रहा है कौन सी विभक्ति दिख रही है? द्वितीय विभक्ति दिख रही है, ठीक है ना। वो द्वितीय विभक्ति का अर्थ है विषयत्वम, द्वितीय विभक्ति है अर्थ विषयत्वम। क्या है अर्थ द्वितीय विभक्ति का? विषयत्वम अर्थ, ठीक हुआ। विषयत्वम द्वितीय विभक्ति है अर्थ। तो चलिए हो गया, कोई बात नहीं, द्वितीय विभक्ति का अर्थ। अब अनुमान, अभी वो जो विषयत्व है ना, वो विषयत्व का अन्वय कहाँ पर करना है? जो कि द्वितीय का अर्थ है विषयत्व, उसका अन्वय कहाँ पर करना है? नी पूर्वक रूप धातु का अर्थ क्या था निरूप्य में? उसका एक देश जो ज्ञान है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे उत्तर देश संयोग अनुकूल व्यापार, उसका एक देश कौन हुआ? उत्तर देश संयोग। उसी तरह ज्ञानानुकूल व्यापार का एक देश कौन हुआ? ज्ञान। उसी ज्ञान में वो विषयत्व जो द्वितीय का अर्थ है उसका अन्वय करना है, ठीक है ना। अभी सरलता से समझेंगे किस संबंध से करना है, क्या करना है, वो सब हम बाद में विचार करेंगे। अभी सरलता से समझिए, द्वितीय का अर्थ है विषयत्वम, और उसका अन्वय करना है आपको नी पूर्वक रूप धात्वर्थ जो ज्ञानानुकूल व्यापार है उसमें नहीं करना है, व्यापार में नहीं करना है, लेकिन धात्वर्थ एक देशी भूत जो ज्ञान पदार्थ है उसमें करना है आपको, ठीक है ना। तो अब पूरा नी पूर्वक रूप तक क्या शब्द बोलेंगे? अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार। कितने का अर्थ हुआ है? निरूप पर्यंत आया, ल्यप का अभी जोड़ के बोलना है, उसको आगे जोड़ेंगे, ठीक है। तो अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार, अनुमान प्रामाण्य विषयक जो ज्ञान, अब अर्थ समझिए उसका, केवल शब्द बोध मत बोलिए। अनुमान प्रामाण्य विषयक जो ज्ञान, ठीक है ना, मतलब अनुमान में प्रामाण्य है, अनुमान का प्रामाण्य है, तद विषयक जो ज्ञान, ठीक है ना, मतलब अनुमानम प्रमाणम यही हुआ, ठीक है ना, यही ज्ञान हुआ। तो अनुमान प्रामाण्य विषयक जो ज्ञान, वो ज्ञानानुकूल व्यापार क्या होगा? शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, ठीक है ना। क्या होगा वो व्यापार? अनुमानम प्रमाणम प्रमितिकरणतावच्छेदक धर्मवत्वात् इत्यादि अनुमान स्थलों का प्रयोग करके ही तो ज्ञान हुआ, अनुमानम प्रमाणम हुआ कि नहीं हुआ? तो अनुमान प्रामाण्य विषयक जो ज्ञान, तदनुकूल व्यापार, शब्द प्रयोगात्मक व्यापार, ठीक हुआ। अब ल्यप प्रत्यय का क्या अर्थ बताए थे आपको? ध्वंसकालीनत्व अर्थ बताए थे।
वो ध्वंसकालीन कौन है? वो ज्ञानानुकूल व्यापार, एक क्रिया, वो जो व्यापार था वो ध्वंस हो गया है, ठीक है ना, वो पहले कर चुके हैं। तत्कालीन क्या है? आरभते, ठीक है ना, उसको आरभते के साथ जोड़ना है, अभी आरभते के साथ बाद में जोड़ते हैं ध्वंसकालीन करके, ठीक है ना। लेकिन अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन क्या है? आरंभ, आरभते, आरंभ क्रिया, ठीक है ना। उसका अर्थ बताएंगे तब साफ साफ समझ में आएगा, लेकिन अभी इतना समझ में आया, जैसे भुक्त्वा व्रजति मतलब भोजन क्रिया ध्वंसकालीन व्रजनम, कालीनम व्रजनम, बस छोड़ कर में बोलिए ना, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं। भोजन क्रिया ध्वंसकालीन, क्रिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि आप भोजन से वो रोटी को न समझ ले, भोजन का क्रिया में तात्पर्य है। तो भोजन क्रिया ध्वंसकालीन व्रजनम, व्रजनम यही है। उसी प्रकार यहाँ पर अनुमान प्रामाण्य विषयक जो ज्ञान है तद अनुकूल व्यापार का ध्वंसकालीन कौन? आरभते क्रिया, ठीक है ना। जब उसका ध्वंस हो गया तभी तो उसका आरंभ किया नन्नु इत्यादि ग्रंथ से, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो चलिए अभी इतना समझ में आ गया। निरूप्य पर्यंत, निरूप्य पर्यंत का क्या हुआ? अनुमान प्रामाण्य, ध्वंसकालीन, यहां तक रुकिए। अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन, बोलिए विवेक जी। हाँ सम्यक, चलिए इसी तरह। तो निरूप्य पर्यंत हो गया, ध्वंसकालीन। अब देखे व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते, यहाँ पर देखिए निरूपण में वहां पर फिर से निपूर्वक रूप धातु आया है, आया कि नहीं आया? निपूर्वक रूप धातु का क्या अर्थ है? ठीक है ना। तो व्याप्ति स्वरूपस्य निरूपणम, व्याप्ति स्वरूप निरूपणम है ना एक शब्द, वहां पर क्या है? व्याप्ति स्वरूपस्य निरूपणम, व्याप्ति स्वरूप निरूपणम, षष्ठी तत्पुरुष समासी किया गया है, ठीक है ना। तो व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार, ये अर्थ हो जाएगा कितने का? व्याप्ति स्वरूप निरूपणम का। व्याप्ति स्वरूप षष्ठी जो वहां पर वो समास के कारण नहीं है, लुप्त हो गए, उसका विषय तो अर्थ ही करिए, ठीक है ना। तो व्याप्ति स्वरूप विषयक और उसका अन्वय करिए निरूपण के जो ज्ञान, तात्पर्य का देश ज्ञान में अन्वय करिए, मतलब व्याप्ति स्वरूप विषयक जो ज्ञान व्यापार, ये निरूपण तक जाना है आपको। निरूपणम, व्याप्ति स्वरूप निरूपणम का क्या बना अश्विनी जी? बस इतना, कितने का अर्थ हुआ है? निरूपणम का अर्थ हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर निरूपणम में ल्युट प्रत्यय किया गया, कौन सा प्रत्यय किया गया है? उसके स्थान में अन हो गया, निरूपण बना, तो भाव अर्थ में आया है, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं, वो धातु अर्थ ही रहेगा, भाव में ही आया है, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें ज्यादा मत घुसिए। आया कि नहीं आया? निरूपण का जो अर्थ है वही उसका अर्थ है, भाव में आया ना, तो भाव में आया तो उसका कोई अलग अर्थ नहीं होगा, धातु अर्थ जो होगा वही उसका अर्थ है, ठीक है ना। तो व्याप्ति स्वरूप निरूपण का आम विभक्ति का अर्थ देखेंगे आगे फिर से, लेकिन व्याप्ति स्वरूप निरूपण का अर्थ क्या हुआ? व्याप्ति स्वरूप विषय का व्यापार, ये हुआ, ठीक है ना। इतना हो गया, चलिए बढ़िया। अभी अम है, अम, उसका अर्थ है विषयत्व, उसका अर्थ भी विषयत्व है। निरूपणम में जो द्वितीय है, निरूपणम आरभते, तो निरूपणम में भी द्वितीय विभक्ति है कि नहीं है? तो वो जो निरूपणम है द्वितीय विभक्ति, उसका भी विषयत्व अर्थ है। अब उसका कहाँ पर अन्वय होगा वो देखते हैं। अब देखिए आरभते में आपको क्या क्या दिख रहा है? आंग पूर्वक रभ धातु दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बाद आख्यात है, ठीक है ना, त प्रत्यय है, आरभते, वो त प्रत्यय का ते बना है, ठीक है ना। तो आंग पूर्वक रभ धातु जो है उसका अर्थ क्या है? एक मिनट चाल, उस दरवाजे से आइए, कौन? उस दरवाजे से
ઓલી બાજુના દરવાજેથી આવો. એટલે એની હારી હિન્દીમાં ચાલુ થઈ ગયું. એની કોણ આવ્યું? ઠીક છે. તો જો હું કે વ્યાપ્તિ સ્વરૂપ નિરૂપણ આરભતે. आरभते में आंग पूर्वक रब धातु है. एनो अर्थ શું થાય? आद्य कृति. ओ उसका अर्थ होता है आद्य कृति. अरे राम राम राम, बराबर हो गया. व्याप्ति स्वरूप निरूपणम अश्विनी जी आरभते आंग पूर्वक रब धातु का अर्थ होता है आद्य कृति. आंग पूर्वक रब धातु का अर्थ क्या होता है? आद्य कृति किसका अर्थ है? ठीक है ना. आंग पूर्वक रब धातु का अर्थ है आद्य कृति. कृति मतलब आप जानते हैं कृति ही प्रयत्न. ठीक है ना, वही कृति और कुछ नहीं. आद्य कृति मतलब प्रथम कृति, ये तात्पर्य है, और कुछ नहीं है. आद्य कृति मतलब और कुछ मत समझिएगा. ठीक है ना. तो आद्य कृति हो गया. अब आकृति होता है, कृति का भी तो कोई विषय होता है. ठीक है ना, कृति का भी तो कोई विषय होता है. किम विषयिणी कृति, जैसे घट विषयिणी कृति होती है, पट विषयिणी कृति होती है, मठ विषयिणी कृति होती है. ठीक है ना, होती है कि नहीं होती है? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो कृति है वो किम विषयिणी है. तो उसके लिए कई व्याप्ति स्वरूप विषय ज्ञानानुकूल व्यापार विषयिणी कृति. क्या है? कृति है कि नहीं है? ठीक है ना. वैसे जनिका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओ व्याप्ति स्वरूप निरूपण मतलब क्या है? व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार. और व्यापार की जनिका कृति होती है ना. ठीक है ना. व्यापार की मतलब क्रिया की जनिका कृति होती है ना. कृतिजन्य व्यापार होता है ना. ठीक है ना. तो जनिका भी कह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, विषयिणी भी कहिए. ठीक है ना. तो चलिए कोई बात नहीं, अनुकूल भी कह सकते हैं. तो चलिए आइए प्रकृति में. आंग पूर्वक रब धातु का अर्थ हुआ कृति. कृति सामान्य कृति नहीं, कृतियां तो बहुत होती, द्वितीय कृति, तृतीय कृति, चतुर्थ कृति, ये सब नहीं, लेकिन प्रथम कृति आद्य कृति. ठीक है ना. आद्य कृति का यदि लक्षण जानना हो तो बाद में बताएंगे, उसका भी बहुत वो है, लक्षण अच्छा बना है आद्य कृति का भी. ठीक है ना. तो आद्य कृति मतलब आप सामान्य रूप से समझिए प्रथम कृति. तो व्याप्ति स्वरूप निरूपण मतलब व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार और तद विषयिणी जो आद्य कृति. तद विषयिणी जो आद्य कृति. ठीक है ना. यहाँ जो कृति हो रही है ये गंगेश उपाध्याय की जी अभी जो आद्य कृति है उसका विषय क्या है? व्याप्ति स्वरूप निरूपण. यही है ना. मतलब व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापार, यही है ना उस कृति का विषय. ठीक है ना. तो उस आद्य कृति यहाँ तक आया. विषय का जो आद्य कृति और जो आख्यात आपको दिख रहा है ना, उसका अर्थ है आश्रयत्वम. आश्रयत्वम आख्यात जो त प्रत्यय दिख रहा है ना, आरभते में त लट के स्थान में जो हुआ है तिप्त जी से, उसमें जो त प्रत्यय हुआ है उसका अर्थ क्या है? आश्रयत्वम. ठीक है ना. क्या अर्थ है? आश्रयत्वम. ठीक हुआ. तो देखिए आंग पूर्वक रब धातु का क्या अर्थ था? आद्य कृति. ठीक है ना. उस आद्य कृति का आश्रय कौन होगा? कौन सी आत्मा? आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, किसकी आत्मा? तो बस वही तो आद्य कृति का आश्रय गंगेशोपाध्याय, ऐसे शब्द बोध होगा पूरा का पूरा. ठीक है ना. गंगेशोपाध्याय, पहले वाक्य बना लीजिए फिर शब्द बोध करते. गंगेशोपाध्याय अनुमान प्रामाण्यम निरूप्य व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते नन्वित्यादिना. आया इतना समझ में? अब देखिए अनुमान व्याप्ति स्वरूप निरूपणम आरभते, इतने का शब्द बोध हुआ कि नहीं हुआ? ठीक. व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार विषयक. व्यापार विषयक विषयक करिए, चाहे जन अनुकूल भी कर सकते हैं, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं.
कोई दिक्कत नहीं है। व्याप्ति स्वरूप विषय का ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल, मतलब जनक जो आद्य कृति, जनि का जो आद्य कृति, नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है ना, जनि का जो आद्य कृति, और वो आद्य कृति का आश्रय कौन है? तो आद्य कृत्याश्रय गंगेशोपाध्याय ग्रंथकार, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक हुआ? अब देखिए, ये जो आद्य कृति है, आरभत का अर्थ आद्य कृति, वो कैसी है? तो अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन है। ठीक हुआ? आद्य कृति जो गंगेशोपाध्याय की है, ये नन्व इत्यादि ग्रंथ ये जो उनकी आद्य कृति है, पहली कृति, प्रथम कृति, वो कैसी है? अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो अब पूरा हमको बोलना है, फिर अर्थ समझेंगे। अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन, यहाँ तक वो रहेगा, किसी को तोड़ना नहीं है, विसर्ग मत बोल दिया। ध्वंसकालीन, लेकिन यहाँ सांस ले सकते हैं आप, पूरा ना बोल पाए तो। ध्वंसकालीन व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल आद्य कृतिमान, आद्य कृत्याश्रय कहिए चाहे आद्य कृतिमान कहिए, घटाश्रय भूतलम कहिए चाहे घटवद भूतलम कहिए, उसी तरह आद्य कृत्याश्रय गंगेशोपाध्याय कहिए चाहे आद्य कृतिमान गंगेशोपाध्याय कहिए, दोनों एक ही बात है ना। मतुप का अर्थ अधिकरण ही होता है, अधिकरण आश्रय ये सब एक ही अर्थ के हैं। ठीक है ना, घट का आश्रय भूतल है, घट का अधिकरण भूतल है, घटवान भूतल है। उसी प्रकार इसी तरह यहाँ पर भी आद्य कृति का आश्रय गंगेशोपाध्याय, आद्य कृति का अधिकरण गंगेशोपाध्याय, आद्य कृतिमान गंगेशोपाध्याय, एक ही बात हुई। तो आद्य कृतिमान ग्रंथकार अथवा तो गंगेशोपाध्याय। ठीक है ना, देखिए पूरा एक बार मैं बोल रहा हूँ, बाद में सब लोग बोलेंगे। अनुमान प्रामाण्य विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार ध्वंसकालीन व्याप्ति स्वरूप विषयक ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल आद्य कृतिमान ग्रंथकार। आया? बोलिए, एक एक करके बोले। अश्विनी जी बोलिए पहले, अश्विनी जी बोलिए, एक एक लोग बोलिए बाद में। साफ है? सबको समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अभी इतना रखते हैं, अल्पारंभक क्षेम करा और थोड़ा कार्य भी है, तो यहाँ पर रुकते हैं। ठीक, इतना पाठ सब लोग लगा के आइए। अभी इसका शब्दबोध बहुत बड़ा करना है। अभी इतना यदि समझ में आ गया होगा और इतने का पाठ लगा लेंगे तो अभी कल का बात समझ में आएगी। ठीक है ना, तो इतने को अच्छी तरह से लगा लीजिए, रट लीजिए सब कुछ। ठीक है ना, जो जो बातें बताई है वो, और कुछ न समझ में आए तो आप लोग आपस में प्रश्न पूछ सकते हो और कल फोन में भी पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। याज स्वीकृत सेवया विदुरभूतग्रेसर श्रीमताम मानव्याति कैतवा वनमनाधीश स्त्रीलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजा पदाम्बुजे एवं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवती नमः।